हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 11 का ग्रेविटेशन चैप्टर को कवर कर रहे थे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का। तो यहाँ पर मैं पार्ट 3 का वीडियो लेकर आया हूँ। तो देखते हैं इस वीडियो में आपको क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जाता है और आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए। यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 है ये वाला। तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं वीडियो और देखकर समझ सकते हैं। उसके बाद देखते हैं पार्ट 3 का वीडियो। तो पार्ट 3 का वीडियो में पहला टॉपिक है सैटेलाइट क्या होता है। ठीक है, तो सैटेलाइट आप लोग भी सुने होंगे, लेकिन क्या आपने उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा से यहाँ पर डिटेल करेंगे। ठीक है, तो सैटेलाइट है, तो ए सैटेलाइट इज़ अ बॉडी। सैटेलाइट क्या होता है? एक बॉडी होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है विच कंटिन्यूसली रिवॉल्व्स ऑन इट्स ऑन अराउंड ए मच लार्जर बॉडी इन अ स्टेबल ऑर्बिट। यानी सैटेलाइट एक ऐसा बॉडी होता है जो अपने से मच लार्जर बॉडी यानी अपने से ज़्यादा भारी या अपने से बड़ा बॉडी यानी अपने से ज़्यादा बड़ा साइज वाला दूसरे बॉडी के चारों तरफ वो क्या करता है? कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता, लगातार चक्कर लगाता इन स्टेबल ऑर्बिट यानी एक निश्चित कक्षा में। ठीक है, ये हो गया सैटेलाइट। अब देखिए कि सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, यानी 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट होते हैं। तो पहला होता है नेचुरल सैटेलाइट और दूसरा होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में। तो चलिए थोड़ा इसमें पढ़ते हैं कि नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है। तो ये सैटेलाइट क्रिएटेड बाय नेचर यानी प्रकृति के द्वारा उत्पन्न सैटेलाइट को, ठीक है, उपग्रह को नेचुरल सैटेलाइट कहा जाता है। जैसे मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? मून है। फिर ऑल प्लैनेट्स आर नेचुरल सैटेलाइट ऑफ सन, यानी जितने भी प्लैनेट है, ग्रह है, वे सभी नेचुरल सैटेलाइट है किसका? सन का है। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट हो गया। अब हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट का बात करते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब होता है कृत्रिम उपग्रह। तो ए मैन मेड बाय सैटेलाइट, ए मैन मेड सैटेलाइट इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी मानव निर्मित सैटेलाइट को कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, संसार का पहला आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम उपग्रह क्या था? स्पुतनिक भाग 1, जो रसिया के द्वारा बनाया गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब इंडियन फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट का क्या नाम था? आर्यभट्ट नाम था, जो 19 अप्रैल 1975 में इसको बनाया गया था या लॉन्च किया गया था। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग कि अब दूसरा टॉपिक आ गया है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, अराउंड द अर्थ। ठीक है, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी वह आवश्यक वेलोसिटी होता है, वह आवश्यक वेग होता है, यानी वह जितना हमको ज़रूरत होता है वेलोसिटी टू पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, यानी अर्थ या कोई भी ग्रह के कक्षा में, कोई भी ग्रह के कक्षा में ऑर्बिट में उसको स्थापित करने के लिए, टू पुट यानी पुट करने के लिए जितना हमको वेलोसिटी का ज़रूरत होता है वहाँ तक वहाँ तक पहुँचाने के लिए, ठीक है, उसके कक्षा तक, ठीक है, उसी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। ये सारे प्लैनेट का अलग अलग होता है। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पर कि इट इज़ डिनोटेड बाय V0 या V0, VO, यानी O, V मतलब वेलोसिटी और O मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी को VO से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पर हम एक्सप्रेशन देखेंगे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का आखिर फार्मूला या एक्सप्रेशन क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यह किसी भी ग्रह के उसके कक्षा में स्थापित करने के लिए जितना वेलोसिटी की ज़रूरत होता है उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। तो सबसे पहले कोई एक ग्रह लेंगे, यहाँ पर मैंने अर्थ लिया है। ठीक है, अर्थ लिया है, तो अर्थ लिया है, उसका रेडियस को मैंने R दिखाया है, जो सेंटर O है। ठीक है, अर्थ यहाँ पर लिखा है, और अर्थ का कक्षा की हाइट कितनी है? h है, और उसका O से डिस्टेंस कितना है? R + h है, और उसका वेलोसिटी कितना वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है? V0 या V0 से। ठीक है, और उस स्मॉल प्लैनेट का मास कितना है या स्मॉल सैटेलाइट का मास कितना है? स्मॉल m है। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पर लेट m, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है, यानी कैपिटल M किसका मास है? वो धरती का मास है। स्मॉल m किसका मास है? वो सैटेलाइट का मास है। कैपिटल R किसका रेडियस है? वो धरती का रेडियस है। और h क्या है? h
ऑफ द हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ, यानी धरती से उसकी ऊंचाई है सैटेलाइट का, जितना ऊंचा पर उसका कक्षा है, ठीक है, यानी एच उसका हाइट है। अब लिखेंगे हम लोग कि आर प्लस एच क्या है, तो आर प्लस एच उसका सेंटर ओ से डिस्टेंस है, ठीक है, सेंटर ओ से उसका सैटेलाइट का डिस्टेंस है, ठीक है। फिर देखते हैं कि अब हम लोग देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स से हम लोग देखेंगे कि एफ बराबर हम जानते हैं जी होता है, और पहला ऑब्जेक्ट का मास दूसरा ऑब्जेक्ट का मास का प्रोडक्ट और बाय में डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस वहाँ पर किसका था, ओ से हम लोग मेजर करते थे, तो ओ से ऊंचाई एच तक, ठीक है, ओ से ऊंचाई एच तक, तो आर प्लस एच होता था, तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसी तरह यदि आप सेंट्रीपिटल फोर्स देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है एम वी स्क्वायर बटे आर होता है, आपने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही है, एफ है, एम है, और यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी वी जीरो का होल स्क्वायर और बटे में डिस्टेंस का होल स्क्वायर यानी रेडियस का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर आर प्लस एच का, ठीक है। यहाँ पर एम वी स्क्वायर बटे आर होता है, तो यहाँ पर वी स्क्वायर बटे आर यानी क्या है, आर प्लस एच है, इक्वेशन 2 मान लिए, ठीक है। फिर इक्वेशन 1 और 2 से हम देखेंगे कि क्या क्या मैच कर रहा है, तो LHS और LHS मैच कर रहा है, तो RHS को भी हम बराबर दिखा सकते हैं, ठीक है, ठीक है, दिखा सकते हैं। तो इस तरह मैंने यहाँ पर बराबर दिखाया है। तो यहाँ पर बराबर दिखाने से कुछ कुछ कट जाता है, जैसे स्मॉल एम कट जा रहा है, आर प्लस एच और आर प्लस एच यहाँ पर 2 है, तो एक कट गया एक बचा। तो इस तरह भी जीरो का होल स्क्वायर बराबर बचेगा GM बटा आर प्लस एच, तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो GM बटा आर हो जाएगा, GM बटे आर प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। तो अब आप जानते हैं कि जो ग्रेविटी होता है, एक्सलेरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी होता है वो उसका एक रिलेशन होता है कैपिटल जी के साथ, तो GM बटा आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम GM को निकाल लेते हैं, तो GR स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर GM का जो वैल्यू हमको निकला वो यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है, इसमें तो हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा V0 बराबर GR स्क्वायर बटे आर प्लस एच। यहाँ पर इसको इस तरह भी छोड़ सकते हैं, या फिर यदि आपका मन है तो आर स्क्वायर से आप एक आर को बाहर निकाल लीजिए, तो अंडर रूट जी बटे आर प्लस एच बच जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि व्हेन द सैटेलाइट रिवॉल्व्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। देखिए यहाँ पर काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रहा था, देखिए यानी रिवॉल्व कर रहा था काफ़ी ऊंचाई, और मान लेते यही एच को यदि हम यहाँ पर सरफेस पर मान लेंगे, सरफेस पर, तो सरफेस पर एच बराबर कितना हो जाएगा, देखिए कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, यानी धरती का रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो वही वाला यहाँ पर लिखा है कि यदि वो काफ़ी क्लोज रिवॉल्व करेगा, काफ़ी क्लोज जो सैटेलाइट वो काफ़ी धरती के सामने रिवॉल्व करेगा, ठीक है, काफ़ी धरती के सामने रिवॉल्व करेगा, तब वहाँ पर जो उसका कैपिटल आर का वैल्यू है वो एच के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लिखते हैं तो वहाँ पर एच, तो एच 0 हो जाएगा, ठीक है, एच 0 हो जाएगा, तो भी 0 इज इक्वल, तब मतलब क्या, देखिए आप समझने का प्रयास करें, जब यहाँ धरती है तो धरती के यहाँ पर सरफेस पर ही रहेगा, तो धरती से ऊंचाई कुछ नहीं है, यानी एच बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो भी 0 बराबर जहाँ पर एच है वहाँ पर 0 पुट कर देते, तो जी स्क्वायर बटे आर प्लस 0, तो यहाँ पर अंडर रूट एक आर से एक आर कट जाएगा, तो अंडर रूट जी आर बच जाएगा, तो भी 0 इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि अब वैल्यू सबको हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आर यानी कैपिटल आर यानी धरती का रेडियस कितना होता है 6.4 × 10⁶ मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम दोनों को वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो मेरा V0 का आंसर निकलता है 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया, यानी उसका कक्षा में रिवॉल्व करने के लिए कम से कम कितना वेलोसिटी चाहिए हमको, ज़रूरत 7.92 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग कि रिलेशन बिटवीन, अच्छा हमने इसके वेलोसिटी पहले पढ़ लिया था पार्ट 2 में वीडियो में, अब यहाँ पर हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी को डिस्कस किया, अब हम दोनों को कंपैरिजन करके देख रहे हैं, तो एक रिलेशन निकलता है इसके वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में एक रिलेशन निकलता है, ठीक है, इसके वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में एक रिलेशन निकलता है, तो वो क्या रिलेशन बनता है उसको हम लोग देखेंगे। तो इसके वेलोसिटी हम लोग जानते हैं कि एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जब हम अर्थ के सरफेस, इसके वेलोसिटी हम लोग का 3 फार्मूला निकला था, 3 में हम लोग ज़्यादातर यूज होता था, 2 का यूज होता था ज़्यादातर, किसका यूज होता था, अंडर रूट 2 GM बटे आर का यूज होता था, और एक यूज होता था अंडर रूट 2 GR का यूज होता था, ठीक है, ये 2 का ज़्यादा यूज होता था। तो यहाँ पर देखिए ये तब होता था जब वो एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जब वो सरफेस
के जब वह धरती के सरफेस पर होता है, ठीक है, जब सैटेलाइट धरती के सरफेस पर होता है, ठीक है, जब इसके वेलोसिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट, तब यहाँ पर √2gr होता था। उसी तरह जब हम धरती के सरफेस पर इसके ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाले थे अभी, तो √gr आया था ना, तो अब दोनों को कंपेरिजन करते हैं तो देखिए यहाँ पर कंपेरिजन करने से हमको मिलता है कि देखिए √2gr है, तो इसको हम लिख सकते हैं √gr और गुना में √r लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो √g इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, √2 गुना में √gr इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो √gr का वैल्यू देखिए v, यहाँ पर ve है, ठीक है, तो √gr का वैल्यू है v0, ठीक है, तो यहाँ पर अंडर को रहने दिए और v0 पुट कर दिए, ठीक है। तो इस तरह मेरा इसके वेलोसिटी बराबर आता है √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो यही वाला नीचे एक लैंग्वेज में लिखा है कि हैंस इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू द √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। √2 टाइम्स होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, कौन, इसके वेलोसिटी। फिर हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी नॉलेजफुल है, ठीक है। तो देखते हैं ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है। काफ़ी एक विशेष प्रकार का सैटेलाइट होता है, ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएँ हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ए सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन इट्स इक्वाटोरियल प्लेन, एक ऐसा सैटेलाइट जो धरती के इक्वाटोरियल प्लेन पर रिवॉल्व करता है, यानी राउंड लगाता है, ठीक है, विथ द सेम एंगुलर स्पीड, और जिसका एंगुलर स्पीड भी सेम होता है, एंड इन द सेम डायरेक्शन एज द अर्थ रोटेट, और जिस दिशा में और जिस स्पीड से अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेशन करता है उतना ही एंगुलर स्पीड से, उतना ही उस सैटेलाइट का एंगुलर स्पीड होता है, और उतना ही और उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में अर्थ अपना एक्सिस में घूमता है, उसी डायरेक्शन में वो सैटेलाइट भी उस धरती का चक्कर लगाता है। ये होता है विशेषता जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जिससे हमको क्या पता चलता है, यदि हम उस सैटेलाइट से धरती को देखेंगे तो पता चले कि धरती एकदम रुका हुआ है, जबकि रुका हुआ नहीं होता, धरती एकदम गति करते रहता है, ठीक है, रोटेट करते रहता है। तो यानी रुका हुआ महसूस होता है, इसीलिए इस सैटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी, यानी जियो और स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ होता है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इसको नाम दिया गया है, या इसको आप सिंक्रोनस सैटेलाइट भी बोल सकते हैं। तो इस तरह ये हो गया। अब देखते हैं कि कितना ऊंचाई पर उड़ना या राउंड मारना चाहिए, कितना ऊंचाई पर स्थित होना चाहिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो उसका हम ऊंचाई निकालते हैं कि कितना ऊंचाई पर वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो देखते हैं हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो इसका एच का ये एक फार्मूला होता है, ठीक है, आपको इसको डेरिवेशन करने का हायर एजुकेशन, हायर क्लासेस में आपको इसको डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए हमने केवल फार्मूला को देखा है, ठीक है, एच का क्या फार्मूला होता है। तो T²R²G/4π² 1/3 होल का 1/3 माइनस R। तो ये होता है फार्मूला जी एच का, यानी हाइट का निकालने का जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, ठीक है। तो यहाँ से सब का हम वैल्यू को पुट करते हैं कि T बराबर यानी टाइम पीरियड होता है तो 24 घंटा होता है। धरती का टाइम पीरियड बोला था ना वहाँ पर कि धरती जितना एंगुलर स्पीड से घूमता है उतना ही एंगुलर स्पीड उसका भी होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को, धरती का एंगुलर। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि धरती का टाइम पीरियड होता है 24 घंटा एक राउंड मारने में, ठीक है, अपना ही एक्सिस पर एक राउंड मारने में। तो इस तरह 24 घंटा यानी 86,400 सेकंड। और धरती का रेडियस कितना होता है 6400 किलोमीटर। तो यहाँ पर किलोमीटर है तो हम जी का भी वैल्यू को किलोमीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर में। तो 9.8 बटे में 1000 दे दिए, तो इस तरह आज किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ गया। तो 0.0098 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया इसका जी का वैल्यू। और यही वैल्यू सबको हम यदि यहाँ पर पुट कर देते हैं तो मेरा यहाँ पर आता है 35,930 किलोमीटर। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली आप 36,000 किलोमीटर लिख सकते हैं। तो इतना उसका ऊंचाई होना चाहिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि कोई भी सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कैसे उसको हम कह सकते हैं। तो कुछ इसका क्या है नेसेसरी कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन में देखते हैं पहला कि नेसेसरी कंडीशन फॉर ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कि इट्स सेंस ऑफ रोटेशन शुड बी सेम एज दैट ऑफ द अर्थ, यानी वो उसी दिशा में रोटेट करना चाहिए जिस दिशा में धरती रोटेट करता है, यानी धरती अपना एक्सिस पर घूमता है। जैसे धरती अपने एक्सिस पर किस दिशा में घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर वो अपना एक्सिस पर घूमता है।
तो उसी एक्सिस उसी डायरेक्शन में भी यानी वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन में ही उस सैटेलाइट को अपना धरती के चक्कर लगाना चाहिए। तो ये पहला कंडीशन होगी। फिर देखते हैं दूसरा कंडीशन में कि इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन यानी उसका जो टाइम पीरियड होगा रेवोल्यूशन यानी राउंड लगाने का, द अर्थ यानी धरती का चक्कर लगाने का जो भी टाइम पीरियड होगा शुड बी एग्जैक्ट सेम एज दैट ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, यानी धरती अपने एक्सिस पर एक चक्कर लगाता है 24 घंटा में, तो उसी तरह उस सैटेलाइट को भी धरती का पूरा एक चक्कर लगाने में 24 घंटा लगना चाहिए। तो यही उसका दूसरा कंडीशन है, यानी 24 घंटा। ठीक है, फिर देखते हैं तीसरा कंडीशन क्या है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होने का, कि इट शुड रिवॉल्व्स एट ए हाइट ऑफ नियरली 36,000 किलोमीटर अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी वो धरती के सरफेस से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रिवॉल्व करना चाहिए, इस स्थापित होकर चक्कर लगाना चाहिए। तो ये इसका कंडीशन। चौथा कंडीशन देखते हैं कि इट शुड रिवॉल्व्स इन एन ऑर्बिट कॉन्सेंट्रिक एंड कोप्लेनर विद द इक्वाटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ, यानी इसका मतलब है, इस पॉइंट का मतलब है इट शुड रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट कॉन्सेंट्रिक, यानी जैसे ये धरती है तो ये इसका इक्वाटोरियल प्लेन हुआ, तो ये जो सैटेलाइट है जियोस्टेशनरी, ये इसका इस तरह चक्कर लगाएगा, इस तरह इक्वाटोरियल प्लेन पर वो चक्कर लगाएगा, और इसका जो सेंटर होगा वो एक ही सेंटर होगा, कोसेंट्रिक, यानी इसका सेंटर क्या है, इस धरती के चारों तरफ उसको चक्कर लगाना है। तो ये इसका एक ही सेंटर, यानी कोसेंट्रिक का मतलब एक ही सेंटर, और कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन पर, इक्वाटोरियल प्लेन पर ही वो केवल चक्कर लगा, वो इस तरह नहीं चक्कर लगा सकता है, वो इस तरह एक्सियल लाइन पर चक्कर नहीं लगा सकता है, समझे। तो ये होता है, ये इसका नेसेसरी कंडीशन है। तो ये टॉपिक ख़त्म हो जाने के बाद हम लोग देखते हैं प्लानेटरी मोशन क्या होता है, ग्रहीय गति। तो प्लानेटरी मोशन होता है, जैसे प्लानेटरी मोशन मतलब प्लानेट का मोशन, तो द मोशन ऑफ हेवनली ऑब्जेक्ट लाइक अ स्टार, मून, अर्थ, यानी भारी भारी ऑब्जेक्ट का गति को हम लोग प्लानेटरी मोशन कहते हैं। जैसे स्टार हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, ये सब भारी ऑब्जेक्ट है, तो ये सब का मोशन को हम लोग प्लानेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, सन का भी चक्कर हो सकता है, सन भी चक्कर लगाता है अपना गैलेक्सी का, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा इसका प्लानेटरी मोशन में। फिर देखते हैं हम लोग केपलर का लॉज ऑफ मोशन, यानी आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था कि केपलर लॉज ऑफ प्लानेटरी मोशन, वहाँ पर 3 लॉ आपने पढ़ा था। तो यहाँ पर भी थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं केपलर लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन। ठीक है, तो केपलर ने 3 लॉ दिया था प्लानेटरी मोशन को लेकर। तो पहला लॉ को उसका कहा जाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट, जिसको केपलर फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ ऑर्बिट बोला जाता है। ठीक है, तो आखिर इसमें क्या कहा गया है, केपलर जी ने इसमें क्या कहा, तो देखते हैं केपलर जी ने इसमें क्या कहा। तो सबसे पहले उन्होंने एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में बताया कि 2 फोकाई होता है जिस पर सन सिचुएटेड होता है, यानी सन अवस्थित होता है। सन यहाँ पर एक फोकाई में सन स्थित है और दूसरा फोकाई में भी सन उपस्थित, और किसी एक में उपस्थित होगा, दोनों में नहीं हो सकते, मैंने किसी एक में, एक टाइम में किसी एक में ही हो सकता है, और फोकाई में। ठीक है, और एक प्लानेट है जो इसका इलिप्टिकल ऑर्बिट में राउंड लगाता है, बस यही ये बताया गया फर्स्ट लॉ में। ठीक है, तो वही है लैंग्वेज में देखिए कि अकॉर्डिंग टू केपलर फर्स्ट लॉ ईच प्लानेट, प्रत्येक ग्रह रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। आप तो जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। एंड इलिप्टिकल ऑर्बिट यानी एक अंडाकार कक्षा में विथ द सन, यानी सन को एक फोकस बना करके सिचुएटेड वन ऑफ द 2 फोकाई, यानी 2 फोकाई में से किसी एक फोकाई में सन स्थित होता है और सन के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। किस कक्षा में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, यानी अंडाकार कक्षा में। ठीक है, फिगर में वही है मेजर एक्सिस से, यानी जो लंबा, मैथमेटिक्स में भी आपने कोनिक सेक्शन क्लास 11 में पढ़ा होगा, इलिप्स जब आपने पढ़ा था, कि वहाँ पर मेजर एक्सिस होता था, जो बड़ा हिस्सा होता था, और जो छोटा वाला हिस्सा होता था उसको माइनर एक्सिस बोला जाता है। और मेजर एक्सिस का डिस्टेंस होता है क्या, कितना था, 2a होता है, और माइनर एक्सिस का 2b होता है। इतना आपने पढ़ा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, कि केपलर का जो फर्स्ट लॉ है ना, वो ओबे करता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ को। जिस तरह आपने पढ़ा था कि एफ बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन, एफ बराबर होता है जी होता है, कैपिटल एम होता है, स्मॉल एम होता है, बटे में आर स्क्वायर होता है। तो ये आर स्क्वायर, यानी ये इसको आप इस तरह नहीं लिख सकते, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर,
तो ये होता है इन्वर्स स्क्वायर, यानी इसको बोला जाता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो आपने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो इसी तरह यहाँ पर जो केपलर का फर्स्ट लॉ में, जिसको आप लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं, ये आपका क्या होता है ना, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। इसमें भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो किया जाता है, ठीक है। फिर हम लोग केपलर का सेकंड लॉ को देखते हैं। तो केपलर का सेकंड लॉ में बताया गया है, जिसको आप लॉ ऑफ एरिया भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको लॉ ऑफ एरिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ, केपलर का सेकंड लॉ के हिसाब से द लाइन जॉइनिंग द प्लानेट, यानी प्लानेट को और सन को जोड़ने वाला जो लाइन है, चलिए फिगर में दिखाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर सन है, यहाँ पर प्लानेट है, तो प्लानेट और सन को जोड़ने वाली ये जो लाइन है ना, यहाँ पर भी प्लानेट है, जब यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, तो यहाँ से भी ये जोड़ने वाला जो लाइन है, फिर यहाँ आ गया तो यहाँ भी प्लानेट है, तो ये जोड़ने वाला लाइन है, फिर यहाँ से यहाँ आ गया तो यहाँ भी प्लानेट है, ये जोड़ने वाला लाइन है। तो जो जोड़ने प्लानेट और सन को जोड़ने वाला जो लाइन होता है ना, वो स्वेप्ट आउट, यानी बनाता है इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल को तय करता है। तो यही होता है केपलर का सेकंड लॉ, जिसको लॉ ऑफ एरिया कहा जाता है। यानी देखिए, चलिए दिखाते बढ़िया से कि यहाँ से यदि ये यहाँ आ गया तो ये एरिया जो कवर किया ना, और फिर यहाँ से जब यहाँ आ जाए तो ये एरिया जो कवर किया, तो दोनों एरिया इक्वल होगा। तो ये होता है कि देखिए, एरिया ऑफ पी डैश या P1S P2 इक्वल होता है एरिया ऑफ P3S P4, एरिया ऑफ P3S P4। तो यही होता है केपलर का लॉ ऑफ एरिया। तो डेट इज़ द एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लानेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होगा वो यहाँ से यहाँ तक का एरिया के इक्वल होगा, यानी कांस्टेंट होता है, यही होगा, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि केपलर का सेकंड लॉ इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जो केपलर का सेकंड लॉ है, जिसको लॉज ऑफ एरिया भी बोला जाता है, तो ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं कि केपलर का थर्ड लॉ, जिसको हम लोग कहा जाता है कि लॉ ऑफ पीरियड, जिसको लॉ ऑफ पीरियड भी आप कह सकते हैं। तो इसमें क्या बताया गया, तो इसमें बताया गया कि अकॉर्डिंग टू केपलर थर्ड लॉ, केपलर के तीसरे नियम के अनुसार द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, तो समय अंतराल का जो स्क्वायर होता है यानी वर्ग होता है ऑफ ए प्लानेट, किसका टाइम पीरियड होगा, किसी प्लानेट का ही होगा, तो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स इलेप्टिकल ऑर्बिट, यानी उसका कक्षा का इलेप्टिकल ऑर्बिट का सेमी मेजर एक्सिस, यहाँ पर देखिए, चलिए फिगर में आपको दिखाते हैं सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है। 1 मिनट, हाँ चलिए, तो 1 मिनट, हाँ देखिए, ये मेजर एक्सिस हुआ, ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मेजर एक्सिस हुआ। तो यदि इसको हम आधा कर दें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यदि इसको आधा करते तो ये हुआ सेमी, यानी आधा मेजर एक्सिस, यानी सेमी मेजर एक्सिस। तो चलिए बढ़िया से यहाँ से यहाँ तक सेमी मेजर एक्सिस हुआ, ठीक है। तो वही होता है, इस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का क्यूब का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यही थर्ड लॉ में बताया। चलिए फिर से देखते हैं, देखिए यही बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए प्लानेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स इलेप्टिकल ऑर्बिट, उसका इलेप्टिकल ऑर्बिट का सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं, फिर देखेंगे कि एक प्रूफ है, ठीक है, एक प्रूफ करना है आपको कि टी स्क्वायर, एक प्रूफ करना है आपको कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब कैसे हो जाता है, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो देखते हैं कि कंसीडर, सबसे पहले लिखेंगे कंसीडर ए प्लानेट ऑफ मास m, हम सबसे पहले एक प्लानेट को लेंगे, ठीक है, जिसका मास स्मॉल m है और मूव्स अराउंड द सन, जो सन के चारों तरफ इलेप्टिकल ऑर्बिट में या सर्कुलर ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है, जिसका रेडियस कितना है r है, उस स्मॉल प्लानेट का रेडियस कितना है r है। अब लेट m कैपिटल M बी द मास ऑफ सन, अब सन के ही चारों तरफ वो रिवॉल्व कर रहा है, सन के ही चारों तरफ, तो सन का मास को हम कैपिटल M मान ली, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स से हमने पढ़ा है कि F बराबर होता है Gm1m2 बटा r स्क्वायर।
और इसके साथ ही आपने यह भी पढ़ा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स F बराबर होता है mv² बटा r होता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो प्रोवाइड यानी आपको देता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको सेंट्रीपिटल फोर्स भी देता है, तो इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी mv² बटे r इज इक्वल टू हो जाएगा gm1 m2 बटे r²। ठीक है, तो यहाँ से जो जो काट रहा है उसको काट देते हैं। तो स्मॉल एम कट गया, r से r² में एक r कट गया। ठीक है, तो क्या बचा, v² बराबर gm बटा r बचा है। ठीक है, v² बराबर gm बटा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो बट लेकिन आपने यह भी पढ़ा है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी भी बराबर आपने पढ़ा है। ठीक है, आप भी अब पुट ऑर्बिटल वेलोसिटी आप, अच्छा यहाँ पर प्लैनेट है तो प्लैनेट मूव करेगा तो उसका वेलोसिटी भी होगा, जिसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी तो भी बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक वो घूम रहा है, तो यही पथ में वो अपना गति कर रहा है ना, मूव कर रहा है। तो ये कैसा पथ है, ये इलेप्टिकल ऑर्बिट या इसको सर्कुलर ऑर्बिट भी आप बोल सकते हैं। तो सर्कुलर यानी सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, ये परिधि है, परिधि के चारों तरफ वो मूव कर रहा है। तो परिधि यानी सर्कमफ्रेंस बटे टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड कितना समय अंतराल में वो पूरा एक चक्कर लगा देते हैं। तो भी बराबर सर्कमफ्रेंस के लिए परिधि कितना होता है, वृत्त का परिधि 2πr बटे में टाइम पीरियड के लिए t। अब यही वैल्यू को भी बराबर 2π बटे t को हम पुट कर देते हैं। कहाँ पुट करेंगे, हम पुट कर देते हैं 1 मिनट, पुट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पुट कर देते हैं, चल नहीं रहा है, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं v² के जगह पर। तो पुट करते हैं तो v बराबर हो जाएगा, इस तरह पुट किए तो पुट करने पर ये आपका चल नहीं रहा है। ठीक है, 2πr बटे t का होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे बराबर हो जाएगा gm बटे r। तो यहाँ से हम 2πr बटे t का होल स्क्वायर करते हैं तो 4 2 का स्क्वायर 4 π² r² बटे में t² हो जाएगा बराबर gm बटे r। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह हम देख क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या कुछ कटेगा तो काट देते हैं, तो नहीं कट रहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, तो 4π क्या हो जाएगा, 1 मिनट, हाँ, तो 4π r², तो ये हो जाएगा gm t² और 4π r² और r, तो 4π r³ हो जाएगा। तो t² बराबर हो जाएगा 4π r³ बटे में gm हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको करना है क्या, थोड़ा सा याद रखना है, ये एग्जाम के समय आपको याद नहीं रहेगा तो थोड़ा याद कर लीजिए कि यहाँ पर 4π r² बटे gm को आप एक कांस्टेंट मान लीजिए k। ठीक है, तो k एक कांस्टेंट, तो t² बराबर kr³ हो जाएगा। ठीक है, इसको आप k मान लेते तो k यहाँ पर आ जाए तो kr³। तो ये कांस्टेंट को जब भी आप हटा देते हो तो आपका प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाता है, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ हो जाता है। तो यहाँ से आपको प्रूफ हो जाता है। देखिए, तो आप इसको रिवीजन कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि फिर एक डेरिवेशन करना है आपको। ठीक है, कि डिड्यूस ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ, यानी आपको न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ या जो F बराबर होता है ना gm1 m2 बटे r², इसको आपको निकाल के दिखाना है किसके द्वारा, आपको केपलर का थर्ड लॉ यानी t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, इससे आपको निकालना है F बराबर gm1 m2 बटे r²। समझ में आ गया। तो देखते हैं, सपोज ए प्लानट ऑफ मास m, एक प्लानट का मास, वही लैंग्वेज जिस तरह पहले लिखा था उसी वाला, कि मूव अराउंड, वो सन के चारों तरफ घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, जिस प्लानट का रेडियस कितना r है और उसका फिर सन का मास कितना है कैपिटल M। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसी तरह जिस तरह किए थे, तो F बराबर mv² बटे r आ गया था, लेकिन हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी में उसी तरह कि सर्कमफ्रेंस बटे टाइम पीरियड 2π r बटे t हो गया था, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में कर दिए थे। तो यहाँ पर भी जहाँ पर है ना v, तो v² के जगह में आप ये वाला पुट कर दीजिए 2π r बटे t, तो 2π r बटे t का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो F बराबर हो जाएगा m बटे r और 2 का स्क्वायर 4 π² हो जाएगा r² बटे t²। तो r से r² में एक r कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा F बराबर
4π² तो फ्रॉम केपलर का थर्ड लॉ से आप जानते हैं कि t² बराबर होता है kr³। ठीक है, तो F बराबर हो जाएगा, जहाँ पर t² है, देखिए यहाँ पर जो t² हो ना, यहाँ पर t² है, यहाँ पर kr³ पुट कर दीजिए। kr³ पुट कर देने पर आपका इस तरह से आ जाएगा, F बराबर 4π² बटे k इंटू m बटे r² आ जाएगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा अलग कर लीजिए, ठीक है, 4π² बटे k इंटू में m बटे r लिख दीजिए, r²। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको फिर याद रखना है, कि एज द फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लानट इज़ म्यूचुअल, जैसे प्लानट और सन के बीच में लगने वाला जो फोर्स है ना वो म्यूचुअल है। इट शुड ऑल्सो बी प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सन, इसलिए जो फोर्स होगा ना वो कैपिटल, इसलिए जो फोर्स होगा ना वो सन का मास के इक्वल होगा। ठीक है, बस यही है, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, बस यही आपको याद रखना है। तो 4πr² बटे k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m। ठीक है, तो यहाँ पर 4π² k बटे में k बराबर gm हो जाएगा। तो यहाँ बराबर हो जाएगा gm1 g कैपिटल M स्मॉल m बटे r²। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है, देखिए यहाँ से प्रूफ हो जाता है। तो इसको रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि वेटलेसनेस क्या होता है। ठीक है, वेटलेसनेस क्या होता है, तो चलिए वेटलेसनेस क्या होता है उसको देखते हैं। तो ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ वेटलेसनेस व्हेन इट्स अपरेंट वेट बिकम्स 0। तो ए बॉडी को वेटलेसनेस कब बोलेंगे, यानी भारहीनता कब बोलेंगे। भारहीन यानी उस बॉडी का मास, उस बॉडी का जो द्रव्यमान है वो, यानी भार जो है वो एकदम 0 है। तो कब बोलेंगे, जब उसका अपरेंट वेट यानी जो वो महसूस कर रहा है जिस भार को, तो वो जब 0 हो जाएगा। यानी ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ वेटलेसनेस व्हेन इट्स अपरेंट वेट बिकम्स 0। ठीक है, तो इसका कुछ कंडीशन है, उसको भी देखेंगे कि किस किस कंडीशन में वो अपना वेट को एकदम 0 महसूस करता है, यानी वो अपना शरीर का द्रव्यमान एकदम 0 महसूस करता है। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे। तो लिखा है कि ए बॉडी कैन बी इन स्टेट ऑफ वेटलेसनेस अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांस, यानी फॉलोइंग कुछ कंडीशन है जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि उस समय वो अपना भार को एकदम क्या बोलेंगे, एकदम 0 महसूस करेगा। ठीक है, यानी वो सोचेगा कि मेरा कुछ द्रव्यमान ही नहीं है, हम एकदम हल्का होगी। तो देखते हैं इन फ्री फॉलिंग लिफ्ट, यानी जब मुक्त अवस्था में गिर रहा लिफ्ट में, जब जैसे आप लिफ्ट में चढ़े हुए और मान लेते हैं लिफ्ट का रस्सी टूट गया, तब उस समय लिफ्ट अचानक गिरने लगता है ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। ठीक है, और यानी ग्रेविटी के कारण गिरने लगता है, तो उस समय आपका वेट जो है ना, अपरेंट वेट, वो 0 हो जाता है। तो ये देखते हैं कैसे होता है इसका बना करके। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ नेट फोर्स एक्टिंग, तो आपका अपरेंट वेट, अच्छा वेट mg नीचे लग रहा है, वेट mg नीचे लग रहा है। ठीक है, नीचे लग रहा है, और आपका जो अपरेंट वेट है वो ऊपर, यानी नॉर्मल रिएक्शन आपका ऊपर जा रहा है, यानी आपका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जा रहा है और आपका वेट नीचे, वेट तो हमेशा नीचे होता है। और देखिए, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आपको नीचे धकेल रहा है, और एक्सीलरेशन जो हो रहा है ना वो भी नीचे तरफ जा रहा है। तो ज़्यादा बड़ा कौन है, यहाँ पर ये वाला नीचे वाला हिस्सा ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ से F बराबर mg बड़ा है, तो mg में हम माइनस कर देते हैं r कम है तो r को माइनस कर देते, क्योंकि ये अपना तरफ धकेल कर ले जा रहा है खींच कर। ठीक है, तो इस तरह देख रहे हैं कि जो नेट फोर्स होगा ना, नेट फोर्स F, तो वो हो जाएगा mg माइनस r, mg धकेल कर नीचे ले जाएगा तो mg माइनस r हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हो जाएगा। F बराबर होता है ma, तो mg माइनस r। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि हमको r चाहिए, अपरेंट वेट चाहिए, तो mg, तो अपरेंट वेट बराबर हो जाएगा mg, r को इधर ले आए और ma को इधर ले आए। ठीक है, तो r बराबर mg माइनस ma हो जाएगा, जहाँ पर a बराबर, अच्छा a जब फ्री फॉलिंग हो रहा है, यानी जब फ्री फॉलिंग हो रहा है तब उसका जो ग्रेविटी, तब वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण गिरेगा, यानी वो ड्यू टू ग्रेविटी के कारण गिरे, तब उस पर a नहीं लगेगा, उस पर g लगेगा, तो उस समय a बराबर g हो जाएगा। ठीक है, a बराबर g हो जाएगा। तो a बराबर जब g हो जाए तो mg माइनस mg इज इक्वल टू 0। तो इस तरह देख रहे हैं कि फ्री फॉलिंग लिफ्ट में यदि आप चढ़े तो उस समय आपका अपरेंट वेट 0 हो जाता है, उस समय आप वेटलेसनेस को महसूस करते हैं। हेंस द मैन फॉलिंग फ्रीली डेवलप्स ए फ्रीली ऑफ वेटलेसनेस। ठीक है, उसके बाद है कि इनसाइड ए स्पेस क्राफ्ट, जब एक आप अंतरिक्ष यान के अंदर में रहते हैं तब आप वेटलेसनेस को महसूस करते हैं, भारहीनता को महसूस करते हैं। तो इसका भी 2 कंडीशन है कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ
धरती के ग्रेविटेशनल खिंचाव के कारण, और रिएक्शन फोर्स आर यानी नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस, ठीक है। तो ये होता है नेट फोर्स। देखेंगे इसमें नेट फोर्स, तो एफ बराबर हो जाएगा जी एम एम, यानी कैपिटल एम क्या है धरती का मास, और स्मॉल एम क्या है उस जो आप चढ़े हैं आपका मास, ठीक है, बटे में आर स्क्वायर माइनस आर नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है, तो यहाँ पर आर को इधर एम को एफ को इधर ले आए, तो आर बराबर हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर स्क्वायर माइनस एफ। तो आर बराबर हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर स्क्वायर माइनस एफ हो जाता है एम ए, ठीक है। तो इस तरह देख रहे हैं कि हम इस तरह देख रहे हैं कि आर बराबर हो गया है जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर स्क्वायर माइनस एम ए यानी एम, और ए क्या है देखिए ए बराबर जी, और जी बराबर आपने एक रिलेशन पढ़ा है जी एम बटे आर स्क्वायर, तो एम जी एम बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से आर बराबर 0 हो जाता है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि एम है तो यहाँ पर जी को पहले कर देंगे, तो कैपिटल एम स्मॉल एम, तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, तो आर बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन है कि एट द सेंटर ऑफ अर्थ, जब आप धरती के एकदम बीचों बीच चल जाएंगे तब वहाँ पर आपका आपका जो एपरेंट वेट होगा ना वो 0 हो जाएगा, यानी आप वहाँ पर अपना वेट को एकदम शून्य महसूस करेंगे, और फिर हो जाएगा। और चौथा कंडीशन है कि एट द नल पॉइंट इन द स्पेस, आप अंतरिक्ष के किसी एक नल पॉइंट पर खाली जगह पर चल जाते हैं, अंतरिक्ष के किसी भी एक खाली जगह पर, तब वहाँ पर आपका वेट 0 हो जाएगा एपरेंट वेट, ठीक है। अब यहाँ से एक नया टॉपिक आता है कि इनर्शियल मास क्या होता है। इनर्शियल मास ये कुछ होता नहीं है, ठीक है। आप जो एफ बराबर एम ए पढ़े हैं ना, तो यदि आप एम को निकाल लेते तो एफ बराबर एम को निकाल लेते तो एफ बाई ए हो जाता है, तो एफ बाई इसी को इनर्शियल मास बोलते हैं। ये कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। फिर देखते हैं ये उसी को डिफिनेशन में आप लिख दीजिए द रेशियो, देखिए उसी को डिफिनेशन में लिख दीजिए। एफ क्या है अप्लाइड फोर्स, ए क्या है एक्स जो एक्सीलरेशन हो रहा है, ठीक है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो द रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड एक्सीलरेशन इज कॉल्ड इनर्शियल मास। डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं, वही लिखा है देखिए, द रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी एंड एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी में जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा उसी को हम इनर्शियल मास बोलते हैं, और इट इज़ डिनोटेड बाय इनर्शियल मास एम, और इनर्शियल के लिए आई लिख देते हैं तो एम आई हो जाएगा, ठीक है, और एम आई बराबर हो जाएगा एफ बाई। अब आपको एक न्यूमेरिकल में बताता हूँ, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन इस चैप्टर में इस पार्ट में एक भी न्यूमेरिकल नहीं हुआ, तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करना है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, यानी आपको टाइम पीरियड निकालना है ऑफ नेपच्यून, एक ग्रह है उसका आपको टाइम पीरियड निकालना अराउंड द सन के चारों तरफ वो रिवॉल्व कर रहा है। गिवन डेट द डायमीटर आपको दे दिया, एक कंडीशन दे दिया कि इसका जो डायमीटर है ना नेपच्यून का ऑफ इट्स ऑर्बिट इज 30 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ ऑर्बिट, यानी जो नेपच्यून का डायमीटर जो नेपच्यून का ऑर्बिट का डायमीटर है ना वो धरती का ऑर्बिट का डायमीटर का 30 टाइम्स है, ठीक है, ये आपको गिवन में दे दिया। तो अब देखते हैं आपको टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है, और इसमें बोल दे कि बोथ कंज्यूम करना है कि बोथ ऑर्बिट क्या है सर्कुलर है यानी वृत्ताकार, ठीक है। तो इसमें निकालते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू केपलर थर्ड लॉ। केपलर का तीसरा नियम से हम जानते हैं कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब का, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को मान लेते हैं, के बराबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो 1 को यहाँ पर नहीं देखते, और यहाँ पर हम दोनों टी एन का मतलब है टाइम पीरियड ऑफ नेपच्यून का, और आर एन का मतलब है रेडियस ऑफ नेपच्यून का, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, और टी ई मतलब टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, और आर ई मतलब सेमी मेजर एक्सिस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो टी एन स्क्वायर इज इक्वल टू आर एन क्यूब, और बटे में टी ई स्क्वायर बराबर आर ई का क्यूब, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि इसको आप होल में लिख सकते हैं, दोनों में स्क्वायर है तो होल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो टी एन बटे टी ई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और आर एन बटे आर ई का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग देख रहे हैं तो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, हम लोग धरती का टाइम पीरियड को मान लेते हैं 1 साल, 1 साल होता है ना उसका टाइम पीरियड, पूरा एक चक्कर लगाने में सर का, तो 1 साल हो गया। टी ए बराबर 1 ईयर मान लेते हैं, तो बोल रहा है कि नेपच्यून का तब टाइम पीरियड क्या होगा, कितना साल होगा या कितना महीना जो भी होगा, ठीक है। तो टी ई बटे यहाँ पर टी एन बटे टी ई का जगह 1 ईयर लिख दिए, और बराबर में जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि जो उसका डायमीटर होता है ना उसका ऑर्बिट का वो 30 टाइम्स होता है अर्थ का डायमीटर का, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर में टी एन के जगह आर एन के जगह में 30 आर ई लिख दिए, और नीचे में आर ई और क्यूब कर दिए, और आर ई कट गया, आर ई कट गया, तो 30 का
यहाँ पर स्क्वायर था तो रूट चढ़ गया, तो 30 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 27,000। और इसका जब आप रूट से निकालेंगे, ठीक है, तो 164.3 ईयर आएगा, 3 ईयर्स, ठीक है। जब आप 164.3 ईयर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर 164.3 ईयर्स से, तो आपका 27,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया नेपच्यून का टाइम पीरियड। तो ये हो गया आपका आज का क्लास। तो यहीं पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तीनों पार्ट में मैंने बनाकर आपको बढ़िया से समझाने का प्रयास किया है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, और ज़रा सा भी वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमको भी मोटिवेट मिले। हम यूट्यूब में अभी नया आए, तो आप हमको सपोर्ट कीजिए अपने भाई समझ करके, ठीक है। और इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए, देखिए ध्यान से सुनिए कि यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक पा सकते हैं, वहाँ पर मैं इसका पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा, और उन दोनों पार्ट्स का भी लिंक मैं डाल दूंगा। आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, और सबका वीडियो में सबका पीडीएफ डाला हुआ है, आप वहाँ से सबका पीडीएफ को पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं यदि आपको लिखने का मन है। तो यदि आपको समझ में आया है तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।